इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड के सामने नन अलाइनमेंट के कंसेप्ट के साथ आते हैं, जिसे ऑफिशियली 1955 में बंदुंगा कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में ऑफिशियल स्ट्रक्चर दिया, जहां इंडिया और इंडिया जैसी सोच रखने वाले कंट्रीज के लीडर्स ने इस फोरम को ज्वाइन किया। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल के प्राइस 20% इंक्रीज कर दिए। इवन सम रिपोर्ट्स ये कहती है कि आरबीआई सीक्रेटली अपने गोल्ड रिजर्व को आईएमएफ को बेच रहा था। चाइना और यूएसएसआर दोनों ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन जिस तरह वो कम्युनिज्म को डिफाइन करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग, जो कि ज्यादा रेडिकल और रेवोल्यूशनरी अप्रोचेस को सही मानते हैं और गरीब वर्ग के रूट लेवल पे काम करने को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन, जो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्युनिज्म को फॉलो। चाइना के साथ एक अनफॉरगेटेबल हार के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फॉल्ट लाइंस जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट कुछ समय बाद इंडियन गवर्नमेंट को दी। इस रिपोर्ट को हंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां कंप्लीटली ये लिखा गया था कि इंडियन आर्मी वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर एनी वॉर, और इसका सारा ब्लेम उस टाइम के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वी के मैन पर डाल दिया। और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को कंप्लीट सीक्रेट रखा ताकि लोगों तक ये सच ना पहुंच पाए और लोगों को गवर्नमेंट की गलतियों का पता चले। लेकिन रिसेंटली इस रिपोर्ट का कुछ पोर्शन ऑनलाइन लीक हो गया। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटर इन अ थर्ड ईयर ऑफ देयर पावर, दे स्टार्टेड सिग्नलिंग मोर एग्रेसिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर 6 months ऑफ पुलवामा, सुब्रमण्यम जयशंकर, कॉमनली नोन एज एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं। इस वीडियो का मोस्ट ऑफ द कंटेंट या तो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिपोर्ट से लिया गया है या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिपोर्ट से लिया गया है। ऑल्सो सम ऑफ द कंटेंट्स हमने न्यूज़पेपर की आर्टिकल से भी लिया है, जिसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। एंड आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खत्म होने के बाद इंडिया एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करता है जो आइडियोलॉजिकली दो हिस्सों में बटी पड़ी थी। एक वेस्टर्न ब्लॉक जिसे यूएस लीड कर रहा था और एक ईस्टर्न ब्लॉक जिसे सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। और इंडिया का इनमें से किसी भी एक ग्रुप को एक्सेप्ट करने का मतलब था कि एक और हेजेमनी पावर को अपने ऊपर रूल करने देना। एंड इसके साथ साथ ही इंडिया का फ्यूचर में ग्लोबल पावर बनने का एम्बिशियस कंप्लीटली फेल हो जाता। और इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड के सामने नन अलाइनमेंट के कंसेप्ट के साथ आते हैं, जिसे ऑफिशियली 1955 में बंदुंगा कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में ऑफिशियल स्ट्रक्चर दिया, जहां इंडिया और इंडिया जैसी सोच रखने वाले कंट्रीज के लीडर्स ने इस फोरम को ज्वाइन किया, जैसे कि इंडोनेशिया के सुकार्नो, इजिप्ट के अब्दुल नसीर और इसके जैसे ही 29 से भी ज्यादा कंट्रीज जो एशिया या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। और नन अलाइनमेंट मूवमेंट वर्ल्ड भर में काफी तेजी से स्प्रेड हुआ। इवन टुडे इस ग्रुप के मोस्ट पावरफुल नेशंस है इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ईरान, इवन रशिया भी इस ग्रुप में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बट ऑन 1962 साइनो इंडिया वॉर हैपेंड, और ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट था, जिसके बाद इंडियन पॉलिसी मेकर्स को अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज काफी सारे चेंजेस करने पड़े और खुद इंडिया के लिए नन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फ्यूचर में फॉलो कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। चाइना के साथ एक अनफॉरगेटेबल हार के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फॉल्ट लाइंस जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट कुछ समय बाद इंडियन गवर्नमेंट को दी। इस रिपोर्ट को हंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां कंप्लीटली ये लिखा गया था कि इंडियन आर्मी वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर एनी वॉर, और इसका सारा ब्लेम उस टाइम के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वी के मैन पर डाल दिया। और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को कंप्लीट सीक्रेट रखा ताकि लोगों तक ये सच ना पहुंच पाए और लोगों को गवर्नमेंट की गलतियों का पता चले। लेकिन रिसेंटली इस रिपोर्ट का कुछ पोर्शन ऑनलाइन लीक हो गया एंड बाद में पता चला कि नेवली मैक्सवेल, जो एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये लीक किया था। सिर्फ यही नहीं, इस वॉर के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंडिया चाइना को साथ लेके वर्ल्ड की अदर सुपर पावर के साथ एक काउंटर बैलेंस बनाने के विजन पे भी कंप्लीटली पानी फिर गया। एंड इंडिया समझ गया कि इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस की काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी के बाद हमने 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर देखा, इवन 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इसके बाद हमने एक ऐसे इंडिया को देखा जो एटलीस्ट अपने रीजनल अफेयर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा और अपने रीजन को स्टेबलाइज करने में और अपने नेबर्स की एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ा। बट कुछ ही सालों बाद इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आई, और वो है इंडिया के फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का
अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। बाय द रिपोर्ट ये अमाउंट $5.8 बिलियन का था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल के प्राइस 20% इंक्रीज कर दिए। गवर्नमेंट द्वारा फूड आइटम्स पे दी जाई सब्सिडीज को टेम्परेरीली बंद कर दिया गया और पीएसयूज की 20% डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। इवन सम रिपोर्ट्स ये कहती है कि आरबीआई सीक्रेटली अपने गोल्ड रिजर्व को आईएमएफ को बेच रहा था, जिसके बाद आरबीआई के पास एटलीस्ट थोड़ा सा कैश आ जाए और वो गवर्नमेंट को हेल्प कर पाए। बट द रियलिटी इज गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर आरबीआई के गोल्ड रिजर्व का कुछ पोर्शन आईएमएफ के पास रखा था, ताकि आईएमएफ इंडियन गवर्नमेंट को लोन दे सके। बट उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इस प्रॉब्लम के रूट सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया। Sugar, matches, kerosene and vanaspati are fully accepted. In addition, high-speed diesel and इसके बाद इन्होंने अपनी टीम के साथ इस इकोनॉमिक क्राइसिस के स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व करना शुरू किया एंड सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइज इंडियन इकोनॉमी के फाउंडेशन को रखा। विद इन सम ईयर इंडियन इकोनॉमी बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बट इंडिया के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी थी और वो था इकोनॉमिकली पावरफुल चाइना। इससे पहले कि हम इंडिया चाइना की राइवलरी के बारे में जानें, हमें यूएस और चाइना की फ्रेंडशिप के बारे में जानना पड़ेगा। और उससे भी पहले चाइना और यूएसएसआर, जिसे हम आज के टाइम में रशिया के नाम से जानते हैं, उनकी राइवलरी के बारे में जानना पड़ेगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग चाइना और यूएसएसआर जो दोनों ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हाउ कैन दे बी राइवल? इवन दो चाइना और यूएसएसआर दोनों ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन जिस तरह वो कम्युनिज्म को डिफाइन करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग, जो कि ज्यादा रेडिकल और रेवोल्यूशनरी अप्रोचेस को सही मानते हैं और गरीब वर्ग के रूट लेवल पे काम करने को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन, जो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। नाउ अब कौन सा देश कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को लीड करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड? इसी बात की राइवलरी इन दोनों देश के बीच में थी। एंड इन कंक्लूजन चाइना और सोवियत यूनियन दोनों ने अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी को अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्प्रेड करना शुरू कर दिया एंड उसी बेसिस पे अपनी डिफरेंट अलायंसेस भी बनाई। स्टार्टेड सपोर्टिंग डिफरेंट ग्रुप्स इन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बाद प्रॉक्सी वॉर्स और रीजनल टेंशन में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। जैसे 1955 से 1975 तक चली वियतनाम वॉर, जहां वैसे तो दोनों ने ही नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया, बट जहां चाइना ने कम्युनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप वियतनामी कांगो को मेडिकल एड, फूड आइटम्स प्रोवाइड किए, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने नॉर्दर्न वियतनाम की गवर्नमेंट को मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एडवाइजर्स और इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रोवाइड की। नाउ यूएस वाज ऑब्जर्विंग दिस ऑल और चाइना और यूएसएसआर के बीच में चल रही इस राइवलरी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हुए, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया, ताकि वो एशिया में यूएसएसआर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम कर पाए और यूएसए की हेजेमनी एशिया में भी कायम हो जाए। एंड सून वी सी अ ग्रेट राइज ऑफ चाइना इकोनॉमिकली। बट द मेन पॉइंट इज कि चाइना कभी भी यूएसए पे ब्लाइंडली डिपेंडेंट नहीं रहा। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन देयर टेक इंडस्ट्री, देयर मैन्युफैक्चरिंग, देयर एजुकेशन सिस्टम और मोर इम्पोर्टेंटली मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री। एंड फाइनली जब चाइना ने 1964 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, then USA was completely shocked and then American policy makers को अपनी गलती का एहसास हुआ। They realized कि उन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी गलती की है और अपना ही दुश्मन क्रिएट कर दिया। And then Americans ने उन पॉलिसीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो कम्युनिज्म और चाइना के अगेंस्ट में है, जिसमें इंडो पैसिफिक सबसे बड़ा नाम सामने आया। नाउ ये इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पुराना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इंडिया विजिट पे आते हैं, जहाँ पे उनका मेन एजेंडा इंडिया के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी को डिस्कस करने का था। बट सिक्योरिटी किससे? चाइना से। जापान भी उन देशों में से है जो चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एंड ऑन पेपर इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और जापान के जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, इन दोनों ने जिस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया वहां पे इंडो पैसिफिक का फर्स्ट टाइम आर्टिकुलेशन किया गया था। बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहां इंडो पैसिफिक टर्म का यूज किया गया था। बट द ट्रूथ इज कि जर्मनी के जनरल और जियो पॉलिटिशियन कार्ली हुशरोफ, जिनसे खुद अडोल्फ हिटलर इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने 1920 में फर्स्ट टाइम इंडो पैसिफिक टर्म को कॉइन किया था। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि हमें इंडो पैसिफिक टर्म की जरूरत क्यों पड़ी जब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन सेपरेटली एग्जिस्ट करते थे? तो
एक्चुअल में ये एक मेंटल मैप यानी साइकोलॉजिकल गेम का एक तरीका है जिसे डिफरेंट कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के काउंटर में यूज करती है। अगर आप प्रिसाइजली इस मैप को देखें, जहां पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ी आर्मी वाला नेशन कौन सा है, सो दैट इज चाइना, और वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट से होता है जो कि अराउंड 900 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर तक का है। तो इनडायरेक्टली ये चाइना को इस रीजन का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बना देता है, which is not acceptable by most of the countries। और इसीलिए हम नए टर्म के साथ आते हैं इंडो पैसिफिक, जो कि कॉम्बिनेशन है इंडियन ओशन रीजन का और पैसिफिक रीजन का, जिसे आप इस हाईलाइटेड मैप के थ्रू देख भी सकते हैं। इस रीजन को इस तरह डिफाइन किया गया जिससे इंडियन नेवी इस रीजन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हो पाए। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्टार्टिंग डेज में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। इसके प्राइमरली दो रीजन हो सकते हैं, इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया का ज्यादा फोकस होना, ना कि इंडो पैसिफिक में, और दूसरा क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी चाइना को कंटेन करने की स्ट्रेटजी है, या फिर इंडिया चाइना को नाराज नहीं करना चाहता था। बट विद द राइज ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट से इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट की तरफ एक शिफ्ट देखने को मिला। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लोग अक्सर मनमोहन सिंह की और मोदी जी की इन दो फोटोज को कंपेयर करते हैं एंड ये शोकेस किया जाता है कि मनमोहन सिंह अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके उतना ज्यादा अच्छे नहीं है जितना मोदी जी है, एंड साथ ही साथ मनमोहन सिंह जी ग्लोबल लीडर्स में उतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितने मोदी जी है। आफ्टर 2014 इलेक्शन इंडिया के पॉलिटिकल एरिना में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शिफ्ट देखने को मिला, जहां डिकेड्स के बाद यूपीए की जगह एनडीए ने सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाई एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव टेकन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन डेफिनेटली डिफरेंट वे, जहां उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को अपनी मेन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनाया एंड रीजनल अलायंसेस टू कंटेनिंग चाइना जैसी ग्रुप क्वाड को सपोर्ट किया। बट जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटर इन अ थर्ड ईयर ऑफ देयर पावर, दे स्टार्टेड सिग्नलिंग मोर एग्रेसिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बट कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पाकिस्तान पे किए गए एयर स्ट्राइक के पीछे उनके पर्सनल इंटरेस्ट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट थे। जैसे कि 2019 में बीजेपी 12 से भी ज्यादा स्टेट्स में इलेक्शन फेस करने वाली थी। पुलवामा का अटैक एक सिक्योरिटी ब्रीच का केस था जो कि इंडिया की अनप्रिपेयर्डनेस को शो करता है, एंड साथ ही साथ बीजेपी इसे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह यूज करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इंडिया के लिए ये हार्ड स्टांस लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जहां इंडिया ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट को लीड करता है, वहां इंडिया अगर इस टेररिस्ट अटैक का हार्ड आंसर ना दे तो इट वुड बी वेरी शेमफुल फॉर इंडिया इन ग्लोबल स्टैंडिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस तरह के इंसिडेंट के बाद देश का मोरल डेफिनेटली बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया उस टाइम एक हार्ड रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दे। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की अग्रेसिव पॉलिसीज को शो करती है रिमूवल ऑफ 370, आइसोलेशन कैंपेन against Pakistan and international legal cases to secure justice for their citizens, and most importantly उन देशों के अगेंस्ट में एक्शंस लेना जो इंडिया के कश्मीर इश्यूज पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टर्किश लीडर रेसेप अर्दोगान एंड मलेशिया के लीडर महातिर मोहम्मद। आफ्टर 6 months ऑफ पुलवामा, सुब्रमण्यम जयशंकर, कॉमनली नोन एज एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं, जहां एस जयशंकर का डिप्लोमेटिक करियर 40 साल से भी ज्यादा का है, और 2015 से 18 के बीच में एस जयशंकर सर्व्ड एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी आईएफएस ऑफिसर की हाईएस्ट पोजीशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। एंड जल्दी ये अपने क्विक एंड एग्रेसिव रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फेमस हुए, जैसे कि यूट्यूब पे इनकी व्यूअरशिप 2 करोड़ से भी ज्यादा की है, इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन फॉलोवर, एंड ऑन ट्विटर ही हैज 2.6 मिलियन फॉलोअर्स। वेल डेफिनेटली एक डिप्लोमेट के लिए इस तरह की पॉपुलैरिटी रिमार्केबल है, जहां एक तरफ इंडियन सिटीजन्स इनके रिस्पांस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वहीं इसके अगेंस्ट में काफी सारे कंट्रीज के फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया है, एंड उनका कहना है कि इट इज न्यू एग्रेसिव इंडिया जो वुल्फ वॉरियर पॉलिसी को फॉलो करता है। नाउ एक्चुअल में वुल्फ वॉरियर पॉलिसी चाइना यूज करता है। बेसिकली इस तरह की पॉलिसी मोर एग्रेसिव और नेशनलिस्ट अप्रोच को शो करती है। अब क्या इंडिया को इस नए एग्रेसिव वर्जन से फायदा हो रहा है या नुकसान, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री का ग्लोबल पावर होने के लिए और उसे एक एग्रेसिव बिहेवियर अपनाने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। तो क्या इंडिया इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है? एंड अगर इंडिया के पास ये सारी चीजें है भी, तो क्या इसका कंप्लीट क्रेडिट सिर्फ 2 लोगों को जाता है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर? और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इंडिया के मिलिट्री फेलियर और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाली सारी स्टोरी समझाई, जहां कैसे इंडिया के पास्ट डिसीजंस ने आज इंडिया का प्रेजेंट क्रिएट किया है, चाहे वो मिलिट्रिकल एडवांसमेंट हो जहां इंडिया ने अपने पास्ट में हुए वॉर से सीखा, या फिर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो जो मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया था। सो इफ यू आर कंपेयरिंग इंडियाज पोजीशन फ्रॉम पास्ट,
सो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने के लिए काफी सारी गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स लगाए हैं एंड वी कैन नॉट गिव अ क्रेडिट टू अ सिंगल पर्सन एंड इन सिमिलर मैनर इंडिया की करंट गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नाउ चलिए अब बात करते हैं एस जयशंकर की डिप्लोमेसी के ऊपर, जिसे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने चाइना के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के साथ कंपेयर किया है। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटमेंट। Promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan. Terrorism matter. I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. बट अगर आप इसकी पास्ट स्टोरी जानेंगे तो डेफिनेटली आपको ये एग्रेशन नहीं डिफेंस लगेगा। चलिए ये तो रहा पाकिस्तान का केस, बट इसके अलावा भी काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया को एक एग्रेसिव इंडिया के तौर पे देखना क्यों शुरू कर लिया है। इसका काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। विद अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्रीज इवॉल्व होती है। इफ यू आर लुकिंग एट ब्रिटेन, अगर आप ब्रिटेन को 40-50 साल पहले देखोगे तो उसकी पोजीशन काफी ज्यादा ऊपर थी ग्लोबल रैंकिंग में, बट करंटली यूके फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल टर्मोइल्स, व्हाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया का केस कंप्लीटली अपोजिट है। एंड जब आज इंडिया अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक स्पेस की डिमांड करता है तो वर्ल्ड इसे एक अग्रेसिव इंडिया के तौर पे देखता है। जस्ट इमेजिन अ कंट्री जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जो मिलिट्री पर्सनल्स के नंबर में सेकंड पोजीशन पे आता है एंड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके पास यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट नहीं है। उसे यूएस और चाइना की राइवलरी में किसी एक पोजीशन को चुनने के लिए कहा जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कंट्रीज जो इंडिया को सेकुलरिज्म के टीचिंग्स देते हैं, बट वो खुद या तो इस्लामिक नेशंस है या क्रिश्चियंस। व्हाट अ हिपोक्रेसी। इंडिया के इस रिमार्केबल फॉरेन पॉलिसी से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न इज मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी इन मेकिंग डिसीजंस। आप क्या डिसीजंस लेते हैं या आपको डिफाइन करते हैं। सो डेफिनेटली आपके डिसीजंस आपके खुद के होने चाहिए। साथ ही साथ सबके साथ कोलैबोरेटिव वे में एक पीसफुल नेचर से ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का क्रिएशन हो सकता है। बिकॉज यू मे हैव अ गुड टाइम, यू मे हैव अ बैड टाइम। थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट इज हाउ यू डील द सिचुएशन। फाइनली इसी नोट पे खत्म करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड नेक्स्ट वीक हम एक और नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ऑन द नोटिफिकेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।